हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग मिलमोहन। क्या हाल चाल है? बढ़िया मजे में। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ कहीं होंगे, स्कूल कॉलेज कहीं भी होंगे तो मस्त होंगे। तो अभी मैं रिच डैड और पुअर डैड पढ़ रहा था, तो पहले पेज में लिखा हुआ था कि सभी बुराइयों का जड़ पैसा होता है। और हाँ, शायद मेरा भी मानना है कि सभी बुराइयों का जड़ पैसा ही होता है। बुराइयाँ पैसे को जैसी पैदा होती है। तो उसमें पहले पेज में एक लड़का है और उसके दो पापा हैं, डैडी मतलब। एक उसको मेहनत करने के लिए कहते हैं, एक उसको पैसे के बारे में जानकारी और पैसा पैदा करने के लिए सिखाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या निकलता है इसमें से। तो अभी तो मैंने पहला पेज स्टार्ट ही किया है। उन्होंने ऐसा कहा और फिर उसके डैडी कहीं और की बातें में भी इस तरह से सवाल पूछता। काश मैं ये बोल सकता कि हाँ वे बिल्कुल सही हैं, मैं उनकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ। क्या ये कर सकता, मैं सीधे उनकी बातों को ठुकरा सकता था। बुढ़े को ये नहीं पता कि वो क्या कह रहा है, क्योंकि दोनों ही मुझे प्यारे थे, इसलिए मुझे खुद के लिए सोचने पर मजबूर होना पड़ा। इस तरह सोचना मेरी आदत बन गई, जो आगे चलकर मेरे लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुई। अगर मैं एक तरह से ही सोच पाता तो मेरी इतने ही फायदेमंद नहीं होता। धन दौलत का विषय स्कूल में नहीं बल्कि घर में पढ़ाया जाता है। शायद इसलिए अमीर लोग और ज़्यादा अमीर होते हैं, जबकि गरीब और ज़्यादा गरीब होते हैं, और मध्य वर्ग कर्ज में डूबा रहता है। हम में से ज़्यादा लोग पैसे के बारे में माता पिता ही सिखाते हैं। कोई गरीब पिता अपने बच्चे के पैसे के बारे में क्या सिखा सकता है? वो सिर्फ इतना कह सकता है कि स्कूल जाओ, मेहनत करो और पढ़ो। हो सकता है कि बच्चा अच्छे नंबर लाए, कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ले, फिर भी पैसे के मामले में उसकी मानसिकता और उसका सोचना के ढंग एक गरीब आदमी जैसा ही बना रहेगा। ये सब उनके सब सीखा वो जब छोटा बच्चा था। धन का विषय स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। स्कूल में शैक्षिक और व्यावसायिक निपुणता पर जोर दिया जाता है, न कि धन संबंधी निपुणता पर। इससे ये साफ हो जाता है कि जिन स्मार्ट बैंकर, डॉक्टर्स और अकाउंटेंट्स के स्कूल में अच्छे नंबर आते हैं, वे ज़िंदगी भर पैसे के लिए संघर्ष क्यों करते हैं। हमारे देश पर जो भारी कर्जा लदा हुआ है वो काफ़ी हद तक उन उच्च शिक्षित राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों के कारण है, जो आर्थिक नीतियों बनाते हैं। और मज़े की बात यह है कि वे धन के बारे में बहुत कम जानते हैं। तो गाइस, अभी तो मैं पढ़ ही रहा हूँ और देखते हैं कुछ लाइनें आप लोगों के सामने मैं पढ़ ले रहा हूँ, क्योंकि कॉपीराइट वगैरह का इशू होता है शायद इस बुक्स वगैरह का। नहीं तो मैं सामने ही पढ़ देता बिल्कुल, क्योंकि क्योंकि मेरे पास दो प्रभावशाली डैडी हैं, इसलिए मैंने दोनों से सीखा है। मुझे दोनों की सलाह पर सोचना पड़ता है। इस तरह से सोचते सोचते मैंने ये भी जान लिया कि किसी भी व्यक्ति के विचार ज़िंदगी पर कितना ज़बरदस्त प्रभाव डाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर एक डैडी को ये कहने की आदत थी कि मैं इससे नहीं खरीद सकता, और दूसरे डैडी इन दिल आ जाए तो उसे खरीद लें। वे लगभग दीवानगी की हद तक अपने दिमाग को कसरत करवाना चाहते थे, क्योंकि उनके ख्याल से दिमाग दुनिया का सबसे ताकतवर कंप्यूटर है। मेरा दिमाग हर रोज़ तेज होता जाता है, क्योंकि इसकी कसरत करता रहता हूँ। ये जितना तेज होता है, मैं उसकी मदद से उतना ही ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ। उनका मानना है कि मैं ये नहीं खरीद सकता कहना दिमागी आलस पहचान है। हालांकि दोनों ही डैडी अपने काम में कड़ी मेहनत करते हैं, परंतु मैं देखा कि पैसे के मामले में एक डैडी की आदत ये थी कि वे अपने दिमाग का सुलह देते थे, और दूसरे डैडी अपने आर्थिक रूप से बहुत अमीर होते चले गए, जबकि दूसरे डैडी लगातार कमज़ोर होते गए। इससे इस तरह समझें कि एक व्यक्ति हर रोज़ कसरत करने के लिए जिम जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति अपने सोफे पे बैठकर टीवी देखता रहता है। शरीर की सही कसरत से आप ज़्यादा तंदुरुस्त हो सकते हैं, और दिमाग की सही कसरत से आप ज़्यादा अमीर हो सकते हैं। आलस से स्वास्थ्य और धन दोनों ही नुकसान होता है। मेरे दोनों डैडियों का विचारधारा ज़मीन और आसमान का अंतर था। और एक डैडी की सोच थी कि अमीर से ज़्यादा टैक्स देना चाहिए ताकि बेचारे गरीबों को ज़्यादा फायदा मिल सके, जबकि दूसरे डैडी कहते थे कि टैक्स उन लोगों को सजा देता है जो उत्पादन करते हैं, और उन लोगों को इनाम देता है जो उत्पादन नहीं करते। जैसे एक डैडी ऐसे इसके दो डैडियों में से एक डैडी ऐसे थे कि जो समय पे बिल चुकाते थे पैसे, और दूसरे डैडी जो थे एकदम लास्ट में आखिर में बिल चुकाते थे। और एक का जिम मानसिकता था सुविधाएं कि सर थी, तब गवर्नमेंट जो है मतलब उसके आज लिए है। सुविधाएं वगैरह दे, जैसे कि
यार, जैसे कि ये मेडिकल की सुविधा, पेंशन की सुविधा वगैरह। और दूसरी एक मानसिकता थी कि मैं अपनी ज़रूरतों को कैसे पूरी कर सकता हूँ, वो भी अकेले, और मैं लोगों को कैसे काम पे रख सकता हूँ, लोगों को कैसे काम दे सकता हूँ, वगैरह वगैरह। हालाँकि दोनों ही ज्ञान और महत्वपूर्ण नहीं, हालाँकि दोनों ही शिक्षा और ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण मानते थे, परंतु क्या सीखा जाए बारे में दोनों के। हालांकि दोनों ही शिक्षा और ज्ञान के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानते थे, परंतु क्या सीखा जाए इसके बारे में दोनों की राय अलग अलग थी। एक चाहते थे कि मैं पढ़ाई में कड़ी मेहनत करूं और डिग्री लूं और पैसा कमाने के लिए अच्छी सी नौकरी ढूंढ लूं। वे चाहते थे कि मैं एक पेशेवर अधिकारी, वकील और अकाउंटेंट बन जाऊं या एमबीए कर लूं। दूसरे डैडी मुझे प्रोत्साहित करते थे कि मैं अमीर बनने की रहस्य सीख लूं, ये समझ लूं कि पैसा किस तरह काम करता है, और ये जान लूं कि इससे अपने लिए कैसे काम लिया जा सकता है। मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, इन शब्दों के वो बार बार दोहराया करते थे। पैसा मेरे लिए काम करता है। 9 वर्ष की उम्र में मैंने फैसला किया कि मैं पैसों के बारे में अपने अमीर डैडी की बात सुनूंगा और उनसे सीखूंगा। ये फैसला करने का मतलब ये था कि अपने गरीब डैडी की बातों पर ध्यान ना देना। हालांकि उनके पास कॉलेज की बहुत सारी डिग्रियां हैं जो मेरे अमीर डैडी के पास नहीं थी। तो हेलो गाइस, अभी फ़िलहाल के लिए मैं पढ़ने जा रहा हूँ एटॉमिक हैबिट। तो अभी मैं इंट्रोडक्शन ही पढ़ूंगा, तो इंट्रो है जो मैं चाहूँगा तो इसको पूरा पढ़ सकता हूँ शायद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाई स्कूल में द्वितीय वर्ष के अंतिम दिन की बात है। मेरे चेहरे पर एक बेसबॉल बैट लगा। मेरी क्लासमेट ने इसे तेज़ी से घुमाया और वो हाथ से छूट गया और वो हवा में उड़ते हुए मेरी ओर आया। मैं सहलता उसे पहले ही मेरी आंखों के बीचों बीच लगा। टक्कर की क्षणों से लेकर मेरी कोई भी स्मृति नहीं है। बैट इतनी तेज़ी से मेरे चेहरे पे आकर लगा कि उससे मेरी नाक को खराब करके उसे यूं के आकार में कर दिया। इस टक्कर से मेरे दिमाग का कुछ नरम ऊतक मेरी खोपड़ी के भीतर चले गए। एकदम ही मेरे सिर में सूजन उभर गई। एक क्षण से भी कम समय लगा कि मेरी नाक टूट चुकी थी, खोपड़ी की हड्डियां टूटी थी और आंखों के दोनों सॉकेट हिल चुके थे। जब मैंने आंखें खोली तो देखा कि लोग मेरी ओर मदद के लिए भाग रहे हैं। मैंने नीचे देखा और कपड़ों को पर लाल धब्बे देखे और मेरे एक क्लासमेट ने मुझे अपनी शर्ट निकाल कर मुझे दी। मैंने नाक से बह रहे खून को रोकने का प्रयास किया। मैं अचंभित और दुविधा में था कि मुझे पता नहीं था कि मैंने कितना गंभीर रूप से जख्मी था। मेरे टीचर ने अपनी भुजा मेरे कंधे के नीचे रखी और हमने दूर नर्स के रूम तक चलना शुरू किया, पूरे मैदान के पार करके और पहाड़ी के नीचे नर्स के ऑफिस के लिए वापस स्कूल लौटे। उनके हाथों ने सीधा रखने के लिए मुझे सहारा दिया। हम धीरे धीरे वहाँ गए, किसी ने महसूस नहीं किया। हर मिनट कीमती था। जब हम नर्स कमरे में आए तो नर्स मुझे कई सवाल पूछे, कौन सा वर्ष चल रहा है। मेरा जवाब था 1998, जबकि वो 2002 का वर्ष था। सॉरी गाइस, इसको मैं पढ़ूंगा नहीं, काफ़ी लंबा टाइम लगा यार, हद से ज़्यादा।